today we are going to start the part number 3 of the enzyme engineering first unit of BTech Biotech second year 4th sem. So here today we will see enzyme substrate interaction or the mechanism of the enzyme action. It means how the enzyme action is performed or how the enzyme perform its action. We will see this today, and we will see how the enzyme and substrate get interact with each other and how the formation of product occur. So now start the topic. I am your tutor from the Made Easy Biotechnology Education channel. Let's start the topic. So enzyme substrate interaction और द मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन, इसका मतलब क्या होता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करने के बाद वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, या फिर एंजाइम जो होता है वो अपने एक्शन को कैसे परफॉर्म करता है। इसका मतलब है कि एंजाइम सबस्ट्रेट से कैसे बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद उसके अंदर क्या होता है कि वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, एज वी ऑल नो दैट एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर नेचर। पहला पॉइंट तो यही हो गया हमारा कि एंजाइम जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, मतलब ये हर एक सबस्ट्रेट से नहीं बाइंड करेगा, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से ही बाइंड करेगा। फिर उसके बाद दे मस्ट बाइंड टू अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट बिफोर दे कैन कैटेलाइज अ केमिकल रिएक्शन। ये जो है स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही बाइंड करेगा किसी भी रिएक्शन को कैटेलाइज होने से पहले, मतलब जब तक ये स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं करेगा तब तक रिएक्शन जो है कैटेलाइजेशन ऑफ रिएक्शन नहीं होगा। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है एट प्रेजेंट देयर आर टू मॉडल्स विच अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द एंजाइम स्पेसिफिसिटी। आज के दिन में हम लोग दो मॉडल्स देखते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को। पहला हमारा है लॉक एंड की मॉडल एंड सेकेंड वन इज़ इंड्यूस्ड फिट मॉडल। एक पॉइंट हम लोग देखते हैं when there is nothing discovered such as cofactor, coenzyme, metal ions. On this time there was a scientist named Henry Victor said that when enzyme mix with the substrate then it form enzyme substrate complex। इसका मतलब है कि जब कुछ भी डिस्कवर नहीं हुआ था एंजाइम के फील्ड में, ना ही कोफैक्टर के बारे में पता था, ना ही हमें कोएंजाइम के बारे में पता था और ना ही हमें मेटल आयन के बारे में पता था। उस टाइम पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी विक्टर। इन्होंने कहा था कि जब एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ मिक्स होगा तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज के साइंटिस्ट जो लॉक एंड की मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल दिए हैं, ये लोग तब अपना मॉडल दिए हैं जब कोफैक्टर, कोएंजाइम, मेटल आयंस और भी सारी चीज़ें जब डिस्कवर्ड हो चुकी थी तब। और हेनरी विक्टर ने तब ये बात बता दी थी जब कुछ भी डिस्कवर्ड नहीं हुआ था इन द फील्ड ऑफ एंजाइम। Firstly we will see the lock and key model which attempts to explain the enzyme specificity। जो लॉक एंड की मॉडल था, इस थ्योरी को फर्स्टली किसने दिया था? एमिल फिशर ने दिया था। किस ईयर में दिया था? 1894 में। एमिल फिशर ने क्या कहा था? एमिल फिशर सजेस्टेड दैट द एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट पजेस द स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री जियोमेट्रिक्स दैट फिट एग्जैक्टली इनटू वन अनदर। एमिल फिशर ने अपनी हाइपोथेसिस देते हुए ये सजेस्ट किया था कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट होते हैं उनके पास स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री जियोमेट्रिक शेप होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे में एकदम फिट हो जाते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल दिया, जैसे कि लाइक अ की इनटू अ लॉक ओनली करेक्ट साइज एंड द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट वुड फिट इनटू द कॉम्प्लीमेंट्री साइट ऑफ द एंजाइम। इन्होंने एग्जांपल देते हुए कहा कि जैसे एक चाबी होती है वो ताले में तभी लगती है या फिर ताले को तभी खोल पाती है जब वो एग्जैक्टली फिट करे, मतलब एकदम कॉम्प्लीमेंट्री हो लॉक के। तो इन्होंने भी ऐसे ही कहा कि एंजाइम सबस्ट्रेट जो होते हैं इनके पास कॉम्प्लीमेंट्री जियोमेट्रिक शेप होता है जो कि एक दूसरे में एग्जैक्टली फिट होता है, लाइक अ की एंड लॉक। ये हमारा की है एंड लॉक है। ये हमारा लॉक जो है इसको हम लोग इसमें हमारा जो की होल है उसमें हमारा की तभी फिट होगा जब ये की के स्पेसिफिक होगा। इट मीन्स अगर हम लोग की को एज एंजाइम लें
और सॉरी जब की को हम लोग एज अ सबस्ट्रेट लें और ये हमारा एंजाइम है एंड की होल इज़ एज एन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। सो एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट तभी फिट होगा जब वो उसके स्पेसिफिक होगा, मतलब इन दोनों का शेप जब एक दूसरे के साथ स्पेसिफिक होगा, देन इन दिस कंडीशन ओनली दे विल फिट विथ ईच अदर। So, according to the lock and key model, all the structure remain fixed throughout the binding process. Lock and key model के अकॉर्डिंग जो भी स्ट्रक्चर होते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं जब बाइंडिंग प्रोसेस होता है उस टाइम पर। नाउ हम लोग देखते हैं ये हमारी एंजाइम है। एंजाइम में हमारा ये एक्टिव साइट्स होता है। एक्टिव साइट क्या होता है? वो साइड जहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है। सो द साइड वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड इज़ नोन एज एक्टिव साइट इन द एंजाइम, और ओनली दैट सबस्ट्रेट इज़ बाइंड विच हैज़ अ पर्टिकुलर शेप एज दैट ऑफ एक्टिव साइट। और एक्टिव साइट पर वही सबस्ट्रेट बाइंड करेगा जिसके पास पर्टिकुलर शेप होगा जो एक्टिव साइट का है। और जो हमारा एक्टिव साइट होता है ये रेसिड्यू होता है अमीनो एसिड का। नाउ वी विल सी व्हाट इज़ एक्टिव साइट। So according to the Emil Fisher, active site is rigid because they are the amino acid residues and they stay in stable form by confirming its conformation of amino acid. सो एमिल फिशर ने अपनी हाइपोथेसिस देते हुए कहा था कि एक्टिव साइट जो होती हैं वो रिजिड होती हैं। क्यों रिजिड होती हैं? क्योंकि ये अमीनो एसिड के रेसिड्यूज़ होती हैं और ये जो है अपने स्टेबल फॉर्म में ही रहना चाहती हैं, इसलिए ये अपने कन्फर्मेशन को कंफर्म करती हैं। इट मीन्स जो एक्टिव साइट्स होती हैं ये रिजिड होती हैं। क्यों रिजिड होती हैं? क्योंकि ये अमीनो एसिड के रेसिड्यूज़ होती हैं और अमीनो एसिड के जो रेसिड्यूज़ होते हैं वो स्टेबल फॉर्म में अपने आप को कंफर्म करते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा एक्टिव साइट है इसका क्या ये कैसे बनता है? मेड ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन इज़ मेड ऑफ अमीनो एसिड। तो ये प्रोटीन का बनता है और हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन जो होता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमीनो एसिड होता है। सो प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। नाउ लेट्स सपोज ये हमारा एंजाइम है, तो ये एंजाइम का एक्टिव साइट है, ये हमारा सबस्ट्रेट है। इन दोनों का जो शेप है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री जियोमेट्रिक शेप्स हैं, तो ये जब इन दोनों के बीच में जब जुड़ेंगे तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। या फिर इसके लिए हम लोग ये वाला डायग्राम भी यूज़ करते हैं जिसमें सबस्ट्रेट एंजाइम एक दूसरे के साथ मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। फर्दर यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और एंजाइम एज इट इज़ हमें मिल जाएगी। नाउ डिसएडवांटेज ऑफ लॉक एंड की हाइपोथेसिस क्या होता है? द मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबलाइजेशन ऑफ अ ट्रांजिशन स्टेट दैट द एंजाइम एक्टिवेट। ये जो मॉडल है ये हमें ये एक्सप्लेन नहीं करता है कि ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबलाइजेशन कैसे होता है दैट द एंजाइम एक्टिवेट, जिसको एंजाइम एक्टिवेट करती है। सो इस मॉडल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये ट्रांजिशन स्टेट के स्टेबलाइजेशन को एक्सप्लेन नहीं करता है जिसको एंजाइम एक्टिवेट करती है। फिर इसके बाद एमिल फिशर हाइपोथेसिस वाज काउंटर और ब्रोकन बाय द साइंटिस्ट कोस्टलैंड इन 1963 एंड गिव अ मॉडल कॉल्ड एज इंड्यूस्ड फिट मॉडल। सो एमिल फिशर की जो हाइपोथेसिस थी इसको जो है काउंटर या फिर इस The Emil Fisher hypothesis was countered by the scientist Coastland in 1963 and he gave his model called as induced fit model. So एमिल फिशर की जो हाइपोथेसिस थी इसको कौन तोड़ा या फिर इसको कौन गलत प्रूव किया? तो वो साइंटिस्ट थे कोस्टलैंड। किस ईयर में किए थे? 1963 में इन्होंने जो है उनकी एमिल फिशर की हाइपोथेसिस को काउंटर किया था और काउंटर करने के बाद इन्होंने खुद का एक मॉडल दिया था जिसका नाम इन्होंने इंड्यूस्ड फिट मॉडल रखा। कोस्टलैंड ने कहा था कि येस एक्टिव साइट प्रेजेंट तो होता है, मतलब एमिल फिशर की थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि एक्टिव साइट प्रेजेंट होता है बट वो रिजिड नहीं होता है। फिर इन्होंने बताया एलोस्टेरिक साइट क्या होता है, या फिर हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ एलोस्टेरिक साइट एंड व्हाट इज़ कैटालिटिक साइट इन द एंजाइम। सो एलोस्टेरिक साइट इज़ द साइट अदर दैन द एक्टिव साइट। वो साइट जो एक्टिव साइट के अलावा प्रेजेंट होती है किसी भी एंजाइम में उसको हम लोग एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। एंड द साइट वेयर द रिएक्शन प्रोसीड एंड रिएक्शन catalyzes after mixing of enzyme and substrate, it is called as active sites also. So active site को ही हम लोग कैटालिटिक साइट कहते हैं क्योंकि हमारा सबस्ट्रेट जो होता है वो एक्टिव साइट से बाइंड करने के बाद रिएक्शन कैटालाइज होता है एंड आफ्टर दैट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट अकर। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द एक्टिव साइट।
Now we will see what the Coastland said. Coastland said that enzyme has a property that it does not work until it needed by the body and it need to convert into the प्रोडक्ट. सो इन्होंने कहा था कि एंजाइम की एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि वो तब तक काम नहीं करती है जब तक उसके हमारे उस सब्सटेंस के हमारी बॉडी में ज़रूरत ना हो, और तब तक उस प्रोडक्ट की जब तक हमारे बॉडी में ज़रूरत नहीं होती तब तक एंजाइम उसको जो है प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट करता है. एग्जांपल के लिए हम लोग देख सकते हैं जैसे कि हमारा लैकोपेरॉन मॉडल है, तो इसमें 3 एंजाइम होती हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज एंड ट्रांसएसिटाइलेज. ये जो है तब तक लैक्टोज को ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में तब तक नहीं कन्वर्ट करेंगे जब तक हमारी बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत ना पड़ जाए. अगर हमारी बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं पड़ रही है तब ये एंजाइम जो है इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगी और लैक्टोज को जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में नहीं कन्वर्ट करेंगी. सो एंजाइम हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल प्रॉपर्टी. When enzyme is not needed then the regulation of enzyme is stopped at allosteric site. जब एंजाइम की हमारी बॉडी में ज़रूरत नहीं होती है, मतलब कि हमारी बॉडी में जब प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होती है तब एंजाइम के रेगुलेशन को हम लोग एलोस्टेरिक साइट पर स्टॉप करते हैं. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एंजाइम जो होता है इसमें एक एक्टिव साइट होती है और एलोस्टेरिक साइट दोनों ही होती हैं. फिर उसके बाद जब सबस्ट्रेट के साथ इसका रिएक्शन होगा तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर फर्दर ये कन्वर्ट होगा एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में. अब हम लोग मानते हैं कि हमें प्रोडक्ट कितनी नीड थी, 100 प्रोडक्ट की ज़रूरत थी, बट हमारी बॉडी में कितने प्रोडक्ट बन चुके हैं, 105. तो 5 या एक्स्ट्रा या फिर सरप्लस जो प्रोडक्ट हैं वो हमारी बॉडी में बचे रह जाएंगे. ये प्रोडक्ट जाएंगे एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड कर जाएंगे, और जब ये 5 सरप्लस प्रोडक्ट जो है एलोस्टेरिक साइट पर फिट हो जाएंगे तो ये जो है प्रेशर क्रिएट करेंगे एक्टिव साइट पर. जैसे कि यहाँ पर अगर ये जाके बाइंड कर गए तो ये जो है प्रेशर इंड्यूस करेंगे एक्टिव साइट पर, और प्रेशर इंड्यूस करने की वजह से जो सबस्ट्रेट जो है एंजाइम की एक्टिव साइट पर होगा वो उससे डिटैच हो जाएगा, मतलब प्रेशर की वजह से वो बाहर की तरफ निकल जाएगा. एंड ये जो है एक सिग्नल देगा टू स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द एंजाइम एंड इट्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन. और ये जो है एक सिग्नल देगा कि अब एंजाइम के काम करने की एक्टिविटी को रोक दी जाए क्योंकि अब हमारी बॉडी को प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है. सो ऐसे हमारे एंजाइम का रेगुलेशन होता है. Now we will see what is induced fit model. So Daniel Coastland gave induced fit model or the hypothesis in 1958. Daniel Coastland एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है induced fit model या फिर hypothesis को किस ईयर में दिया था, 1958 में. X-ray diffraction analysis and data from the several forms of spectrometry including NMR have revealed differences in the structure between the free and the substrate bound enzyme. Thus binding of a substrate to an enzyme may change in 3-dimensional structure but not in primary structure. So जो बाइंडिंग होती है सबस्ट्रेट की किसी भी एंजाइम के साथ वो जो है 3-dimensional स्ट्रक्चर में चेंजिंग कॉज करता है, बट इसकी वजह से प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं होता है. तो हम लोग देखते हैं कि कोस्टलैंड ने क्या बताया था. जैसे कि एमिल फिशर ने बताया था कि एंजाइम और जो सबस्ट्रेट होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक जियोमेट्रिक शेप्स होते हैं जिसमें एक दूसरे से वो जो है बाइंड हो जाते हैं और एक दूसरे में फिट हो जाते हैं. सो कोस्टलैंड ने कहा था कि द स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट में बी कॉम्प्लीमेंट्री टू द एक्टिव साइट इन द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बट नॉट इन द फ्री एंजाइम. इन्होंने कहा था कि जो स्ट्रक्चर होता है सबस्ट्रेट का वो जो है एक्टिव साइट के कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है बट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में, लेकिन फ्री एंजाइम में ऐसा नहीं होता. A conformational change takes place in the enzyme during the binding of the substrate which results in the required matching of the structure. इन्होंने कहा था कि जो एंजाइम होता है इसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है ड्यूरिंग द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट. मतलब एंजाइम जो होता है यहाँ पर हमारा जो सबस्ट्रेट है उसके हिसाब से कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है जिसकी वजह से एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के अंदर जो है फिट हो जाते हैं. जैसे कि हमारा सबस्ट्रेट है, हमारा इसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज ऐसे है, बट जब हमारा सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के एक्टिव साइट पर आएगा तो यहाँ पर कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होगा और एंजाइम जो है कॉन्फॉर्मेशनल चेंज करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को जो है बना लेगी. और फिर इसके बाद द इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस रिक्वायर्स द एक्टिव साइट टू बी फ्लॉपी एंड द सबस्ट्रेट टू बी रिजिड. इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस के
अकॉर्डिंग जो एक्टिव साइट होनी चाहिए वो फ्लफी होनी चाहिए और जो सबस्ट्रेट होना चाहिए वो रिजिड होना चाहिए. दिस अलाउज द एंजाइम टू रैप इटसेल्फ अराउंड द सबस्ट्रेट इन दिस वे, ब्रिंगिंग टुगेदर द करस्पॉन्डिंग कैटालिटिक साइट्स एंड रिएक्टिंग ग्रुप. इसकी वजह से जो एंजाइम होती है वो सबस्ट्रेट के अराउंड रैप हो जाती है और इन दोनों के बीच में अच्छी खासी बॉन्डिंग होती है और एक दूसरे के साथ ये जो है एक दूसरे के साथ फिट होके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं एंड फर्दर they converted into the product. So in some respect, relationship between a hand and a woolen glove, in each interaction the structure of one component substrate or the hand remains fixed with the shape of the second component. Active sides of the glove changes to become the complementary to that of the first. So जैसे हम लोग इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमारे हाथों में ग्लव्स होता है. सो ग्लव्स का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं ग्लव्स इन हैंड. तो हम लोग हमारी उंगली जो होती है, ले सपोज इसको हम लोग सबस्ट्रेट लेते हैं और जो ग्लव्स होता है उसको हम लोग एंजाइम लेते हैं. सो जिस हिसाब से हमारी उंगली का शेप या साइज़ तो नहीं बदलता है, इसमें सबस्ट्रेट जो है हमारा फिक्स होगा, फिक्स शेप का होगा. और जो हमारा ग्लव्स होता है उसमें हम लोग जैसे भी अपना हाथ करें उसमें फिट बैठ जाते हैं. सो वो होगा एंजाइम और वो उसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा. Only when a binding group of a substrate is recognized by the corresponding site of the enzyme and the binding process proceeds and thus the conformational change takes place, which results in all the relevant groups in substrate and enzyme coming together. So due to the fluffiness of the enzyme, the substrate bind to the enzyme and form the enzyme substrate complex, which further converted into the product. An example of the reaction which appears to proceed via an induced swift mechanism is that catalyzed by ईस्ट हेक्सोकाइनेज. अगर हमें एक रिएक्शन देखना है जो कि प्रोसीड होता है इंड्यूस फिट मैकेनिज़्म से, तो वो जो होता है ईस्ट हेक्सोकाइनेज की मदद से होता है. जैसे कि हमारा डी हेक्सोज है, ये एनर्जी को यूटिलाइज करके डी हेक्सोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और एटीपी यूटिलाइज हो गई है तो एडीपी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. Now we are going to start the new topic, that is the specificity and its type. So what is the specificity of the enzyme? So the ability of an enzyme to discriminate between the two competing substrate is called the specificity. वो ability एंजाइम की जो दो competing substrate के बीच में जो है डिस्क्रिमिनेट कर पाए कि उसके लिए कौन सी सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, उस एबिलिटी को हम लोग स्पेसिफिसिटी कहते हैं. मतलब जो एंजाइम होती है वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही बाइंड करती है, तो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को डिस्क्रिमिनेट करना, इस एबिलिटी को ही हम लोग जो है स्पेसिफिसिटी कहते हैं एंजाइम की. So enzymes are highly specific in reaction. They catalyze and the substrate they react upon. एंजाइम्स जो होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक इन रिएक्शन होते हैं. जैसे कि हम सभी लोगों को पता है, ये जो है रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं और उस सबस्ट्रेट के ऊपर वर्क करते हैं जो सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड करती है. नाउ एंजाइम शोज डिफरेंट डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी एंड दे आर स्पेसिफिक इन एक्शन. एंजाइम जो होता है शो करता है डिफरेंट डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी और ये जो होता है स्पेसिफिक इन फंक्शन होता है. नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ द एंजाइम स्पेसिफिसिटी. एंजाइम स्पेसिफिसिटी जो होते हैं ये 3 कैटेगराइज होती हैं 3 टाइप्स में. हमारा इसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, फिर दूसरा होता है हमारा रिएक्शन स्पेसिफिसिटी, थर्ड वन इज स्टीरियो स्पेसिफिसिटी. सो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम स्पेसिफिसिटी आर ऑफ 3 टाइप्स. पहला हमारा सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, सेकेंड रिएक्शन स्पेसिफिसिटी एंड थर्ड वन इज स्टीरियो स्पेसिफिसिटी. फिर फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे तो जो सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी होता है ये फर्दर 3 टाइप का होता है. एब्सोल्यूट सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, रिलेटिव सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी एंड ब्रॉड सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी. फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जो रिलेटिव सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी होता है ये फर्दर 2 क्लास में डिवाइड होता है, ग्रुप स्पेसिफिसिटी एंड बॉन्ड स्पेसिफिसिटी. सो अब आइए हम लोग देखते हैं एक एक को करके. तो सबसे पहले हमारा है सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी. सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी का मतलब आप लोगों को पता ही होगा
कि एंजाइम जो होती है बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं उसके लिए जो सबस्ट्रेट उससे बाइंड कर रहा है. सो सबस्ट्रेट मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट to the active site of the enzyme. So there are three types of the substrate specificity. फर्स्ट वन इज़ एब्सोल्यूट सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी. देखते हैं ये क्या होता है. सर्टेन एंजाइम्स विल एक्ट ओनली ऑन वन सबस्ट्रेट एंड कैटालाइज वन रिएक्शन. कुछ एंजाइम जो होती हैं वो सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट पर काम करती हैं और सिर्फ एक ही रिएक्शन को जो है कैटालाइज करती हैं, जैसे ग्लूकोकाइनेज, लैक्टेज, यूरिएज, ईटीसी. तो इसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी. मतलब कुछ एंजाइम जो होती हैं सिर्फ एक सबस्ट्रेट पर काम करती हैं और एक ही रिएक्शन को कैटालाइज करती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी. फिर इसके बाद है हमारा दूसरा है रिलेटिव सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी. इन दिस केस द एंजाइम एक्ट ऑन मोर दैन वन सबस्ट्रेट. इस केस में क्या होता है कि एंजाइम जो होती है मोर दैन वन सबस्ट्रेट पर काम करती है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी. थर्ड वन इज़ ब्रॉड सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी. इन दिस केस एन एंजाइम एक्ट्स ऑन मोर दैन वन स्ट्रक्चरली रिलेटेड सबस्ट्रेट. इसमें क्या होता है कि जो एंजाइम होगी ये जो है एक से अधिक सबस्ट्रेट पर काम करेगी जो कि स्ट्रक्चरली एक दूसरे से रिलेटेड होंगे. एग्जाम्पल में हमारा हेक्सोकाइनेज कैटालाइजेज द फॉस्फोरिलेशन ऑफ मोर दैन वन काइंड ऑफ हेक्सोज सच एज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, ईटीसी. सो हेक्सोकाइनेज जो होती है एक ऐसी एंजाइम होती है जो मोर दैन वन हेक्सोज का जो है फॉस्फोरिलेशन करती है, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज. फिर हम लोग देखते हैं रिलेटिव सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी. सो इसमें हमारा सबसे पहला आता है ग्रुप स्पेसिफिसिटी. इन ग्रुप स्पेसिफिसिटी एन एंजाइम एक्ट्स ऑन मोर दैन वन सबस्ट्रेट कंटेनिंग अ पर्टिकुलर ग्रुप. सो इन ग्रुप स्पेसिफिसिटी में क्या होता है कि एंजाइम जो होती है वो एक से अधिक सबस्ट्रेट पर काम करती है जिनके पास जो है पर्टिकुलर ग्रुप होता है. फिर बॉन्ड स्पेसिफिसिटी क्या होता है. इन बॉन्ड स्पेसिफिसिटी एन एंजाइम एक्ट्स ऑन मोर दैन वन सबस्ट्रेट कंटेनिंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बॉन्ड. बॉन्ड स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि एंजाइम जो होती है वो मोर दैन वन सबस्ट्रेट पर काम करती है बट उसमें जो है पर्टिकुलर काइंड ऑफ बॉन्ड होता है. सेकेंड टाइप ऑफ एंजाइम specificity is reaction specificity. In this case an enzyme is specific to a particular reaction but not to the substrate and catalyzes only one type of reaction. इस केस में क्या होता है कि एक एंजाइम जो होती है वो स्पेसिफिक होती है पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए बट नॉट टू द सबस्ट्रेट, और ये जो होती है सिर्फ एक टाइप के रिएक्शन को कैटालाइज करती है. इसका एग्जांपल है पायरूवेट अंडरगो सेवरल रिएक्शन. पायरूवेट जो होता है कुछ रिएक्शंस इसमें होते हैं. ईच रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय सेपरेट सेट ऑफ एंजाइम विच कैटालाइजेज ओनली दैट रिएक्शन एंड नन अदर. इसमें जो होता है हर एक रिएक्शन जो है सेपरेट सेट ऑफ एंजाइम के द्वारा कैटालाइज होता है और वो रिएक्शन सिर्फ उसी एंजाइम से कैटालाइज हो सकता है, उसके अलावा और कोई एंजाइम जो है कैटालाइज नहीं कर सकती. तो हम लोग देखते हैं जैसे पायरूवेट जो है पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज से कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिल कोए में और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज से कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टेट में. फिर उसके बाद अगर हम लोग ट्रांस एमिनेशन करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रांस एमिनेज देन पायरूवेट विल बी कन्वर्टेड इनटू द एलेनिन एंड व्हेन पायरूवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम इज यूज्ड देन द पायरूवेट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ऑक्सैलो एसीटेट. नाउ थर्ड टाइप ऑफ द एंजाइम स्पेसिफिसिटी इज़ द स्टीरियो स्पेसिफिसिटी. इसका मतलब क्या होता है मेनी एंजाइम शो स्पेसिफिसिटी टुवर्ड्स द स्टीरियो आइसोमर दे एक्ट ऑन ओनली वन टाइप ऑफ आइसोमर. तो बहुत सारे एंजाइम जो होती हैं वो स्पेसिफिसिटी दिखाती हैं स्टीरियो आइसोमर के ऊपर, जैसे कि ये जो है सिर्फ एक टाइप के आइसोमर के ऊपर काम करती हैं. जैसे कि एग्जांपल में अगर हम लोग लें तो एल लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो होता है सिर्फ एल लैक्टिक एसिड पर काम करता है और डी लैक्टिक एसिड पर काम नहीं करता है. ऐसे ही हमारा डी ग्लूकोज ऑक्सीडेज जो है ये सिर्फ जो है डी ग्लूकोज पर काम करेगा और एल ग्लूकोज पर काम नहीं करेगा. So I hope you will understand the enzyme specificity and its type also. I hope you will understand each and every thing. If you have any doubt please mention in the comment section. Thank you so much for watching. Please keep sharing and like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.